नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ बात करेंगे और जो बड़ी खबरें प्रदेश की होंगी उनकी जानकारी आपको देंगे। देखिए, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पहले 13 तारीख को तय थी। मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके कारण इसको चेंज करना पड़ा था। अब कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस कैबिनेट की बैठक में एक बड़ी खबर जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन मामलों में जो जिनका पेपर लीक के FIR में जो मामले फंस गए थे, उसके बाद उनको इंतज़ार था कि जो मामले पेपर लीक की FIR में फंसे हुए हैं उनका रिज़ल्ट घोषित हो जाए, और ये रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे। तो अब बड़ी खबर ये है कि इन लोगों को के लिए एक अच्छी खबर है कि कल की कैबिनेट में इनके केस जा रहे हैं। हालांकि कितने पोस्ट कोड अभी मुख्यमंत्री की तरफ से इस बैठक में मांगे गए हैं वो जानकारी आपको इस बुलेटिन में देंगे। आखिर तक आपको जुड़े रहना है क्योंकि सीक्वेंस वाइज जो पॉइंट जैसे जैसे आता है हम आपको उसकी जानकारी वैसे वैसे देते हैं। लेकिन एटलीस्ट ये क्लियर हो गया है कि कैबिनेट में जो रुकी हुई भर्तियों के मामले हैं वो आ गए हैं और इन भर्तियों में आगे क्या डिसीजन होना है वो कल देखना है। कौन से पोस्ट कोड हैं वो अब आगे बताएंगे। दूसरी बात करेंगे जो इससे भी बड़ी है वो ये कि कैबिनेट में जो डिसीजन होगा वो तो कल होगा, लेकिन आज जो ट्रांसफर पर बैन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है उसकी आपके साथ बात कर लें। क्योंकि ट्रांसफर का बैन जो है प्रेजेंटली आपको पता है कि जो ट्रांसफर का बैन हिमाचल में चल रहा है उसके मुताबिक अभी भी ये बैन नहीं खुला है और अप्रैल में ऐसी उम्मीद है कि ट्रांसफर के बैन को लेकर या मार्च एंड में नए शिक्षा सत्र से पहले राज्य सरकार कुछ फैसला ले सकती है। लेकिन ट्रांसफर बैन खुलने से पहले आज राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय ये किया है कि जो ट्रांसफर बैन को लेकर पॉलिसी है उसको अमेंडमेंट किया है। और ये संशोधन किस चीज के लिए हुआ है? ये हुआ है अगर आप किसी कर्मचारी को अपना ट्रांसफर ऑर्डर पसंद नहीं है, मतलब उसमें कोई आपत्ति है, अगर आपत्ति उस ट्रांसफर ऑर्डर में है तो क्या कर्मचारी कर सकता है, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आज है। और इस अपडेट की जानकारी हम आपको इसी बुलेटिन के जरिए देंगे ताकि विस्तार से इसकी जो जानकारी है वो हो जाए। आउटसोर्स पर 1400 भर्तियों का काम शुरू हो गया है और ये शुरुआत इसलिए हुई है क्योंकि इससे पहले जो आउटसोर्स को लेकर हाई कोर्ट से रोक लगी हुई थी, रोक पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया और जब ये स्टे मिला तो उसके बाद अब प्रक्रिया किस तरह से रहेगी उसको लेकर आगे एक्टिविटी बढ़ने वाली है। नौकरियों पर आज विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है, सरकार की तरफ से एक प्रेस वार्ता की, शिमला के मेयर भी इनके साथ थे और इसमें जो नौकरियों पर दावा है उसमें करुणा मूलक की बात भी बीच में हुई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जो फिगर दिया 42,000 का विक्रमादित्य सिंह ने वो किस तरह से किस बेस पर दिया गया है और इसमें सरकारी और प्राइवेट जॉब्स को किस तरह से शामिल किया गया है, ये दोनों चीजें आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। फिर बात करेंगे बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौड़ की, क्योंकि बहुत सारे जा चुके हैं। वजह क्या है? क्योंकि जयराम ठाकुर आज JP नड्डा से मिले, कल अमित शाह से मिले थे, इससे पहले हिमाचल के 2 विधायक मिले, फिर राज्यसभा के सांसद मिले। तो ये हलचल क्यों ऐसी दिल्ली में ज्यादा है? सिंगापुर गए हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और आज उन्होंने सिंगापुर में क्या किया है ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आर्थिक जनगणना हिमाचल में होगी, शुरुआत अप्रैल से ट्रेनिंग की हो रही है, मई से ये जनगणना शुरू होगी। आपके घर भी जनगणना वाले आएंगे, लेकिन ये जो भारत सरकार की जनगणना है उससे डिफरेंस क्या होगा इसमें वो भी आपको बताएंगे। और पंचायत और शहरी निकाय चुनाव जो है उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है, आज जो इसके बारे में बैठक ऊना जिला में थी। बिजली मीटर्स की KYC की अपडेट भी आपको देंगे क्योंकि अब जिन जिन की KYC नहीं हुई है उनके टैरिफ में बदलाव होने वाला है और यह संभव है कि आपका बिजली का बिल ज्यादा हो जाए। फिर बात करेंगे HPCC जो पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 रिजल्ट की और इसमें एक रिजल्ट लेक्चरर जो स्कूल हिस्ट्री का है वो भी शामिल है, जिसको लेकर इनके अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शन भी उठा रहे थे कि उनको इतना देरी क्यों की जा रही है। 76 पुलिस वालों को आज अवार्ड्स गवर्नर ने दिए हैं। ये कौन कौन है, इनका ये किस कैटेगरी में दिए गए हैं वो बात करेंगे। चरस की एक बड़ी खेप पकड़ी है और शुरुआत मौसम से, क्योंकि मौसम को लेकर जो प्रेडिक्शन अब है 18 तारीख तक आगे अब मौसम साफ है और जो 19 और 20 को अब दोबारा से 1-2 स्थानों पर बारिश की मैदानी क्षेत्रों में संभावना है। लेकिन क्योंकि इतनी दूर की प्रेडिक्शन अभी बताना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उसमें बदलाव हो जाते हैं, लेकिन मौसम में अब कोई ऐसा
जो अनपेक्षित कोई ऐसा बदलाव आने वाले दिनों में अभी देखने को नहीं मिलेगा। चरस की खेप का ये मामला चौपाल क्षेत्र का है और चौपाल के कुपवी थाना के तहत ये 4 किलो के आसपास चरस पकड़ी गई है। ये जयपाल उर्फ अंकु, ये भनाल तहसील कुपकी का ही रहने वाला है। तो इन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इसको पकड़ा है। मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई इसमें हो रही है। अब जो अगली बात है वो है 76 पुलिस वालों को जो अवार्ड आज मिले हैं। देखिए, ये अवार्ड कई तरह की कैटेगरी में है। इसमें राष्ट्रपति पदक हैं, पुलिस पदक हैं, गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा, जीवन रक्षा पदक हैं और इसमें कुछ अधिकारी हैं, कुछ जो अधीनस्थ जो कांस्टेबल या जो बाकी पुलिस के अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। अभी जो 76 के लिए गवर्नर हाउस में ये कार्यक्रम रखा गया था और इस कार्यक्रम में जो कमांडेंट जनरल होमगार्ड हैं, सिविल डिफेंस सतवंत अटवाल, उनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। जो सीबीआई में हैं श्री एन वेणुगोपाल, उनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। इसी तरह से जो बाकी लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। कल आप अखबार में विस्तृत तौर पर इनकी जो लिस्ट है वो भी देख पाएंगे पूरी तरह से और किस किस को ये मिला है और किस रीजन से मिला है वो भी विस्तार से उसमें पढ़ पाएंगे। जहां तक बात पब्लिक सर्विस कमीशन के 3 रिजल्ट को लेकर है तो ये जो रिजल्ट है आज, एक तो एरिया मैनेजर का पर्सनालिटी टेस्ट का रिजल्ट घोषित किया गया है 24 नवंबर 2023 को। इसके लिए टेस्ट लिया गया था, 10 अभ्यर्थियों ने यह टेस्ट पास किया है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। हिमुडा के लिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 1 के लिए भी रिजल्ट घोषित हुआ है। 26 नवंबर को स्क्रीनिंग परीक्षा ली गई थी, 8 अभ्यर्थियों को इसमें पास किया गया है। लेकिन इससे जो ज्यादा है, जो इंतजार है, वो 115 पोस्टें थी स्कूल लेक्चरर न्यू और ये हिस्ट्री की थी और इसको भी घोषित कर दिया गया है। इसके साथ साथ इसके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल भी आगे आ गया है। इस पूरी जानकारी को आप ले सकते हैं वेबसाइट के जरिए भी, जिन जिन का रोल नंबर इसमें शामिल हैं और जिनको पास घोषित किया गया है वो आप ले सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से। अब बात करते हैं जो बिजली मीटर्स की जो ई-केवाईसी है। देखिए, हिमाचल में बिजली बोर्ड बिजली मीटरों की ई-केवाईसी कर रहा है और वजह यह है कि किसको जो सब्सिडी मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये निर्णय सरकार ने इस केवाईसी के बाद करना है और इस डाटा को बिजली बोर्ड अपने साथ 100% क्लियर करना चाह रहा है। अभी तक 87% ई-केवाईसी जो मीटर हैं वो हो गए हैं, 13% अभी बाकी हैं और इनके बारे में क्या होगा, क्या दोबारा से एक्सटेंशन दी जाएगी, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन जो मियाद है केवाईसी की वो खत्म हो गई है। अब बिजली बोर्ड राज्य सरकार को ये आंकड़ा भेजेगा कि उनके पास कितने ई-केवाईसी हो गई, कितने बचे, जो बचे हैं उनको लेकर क्या डिसीजन होगा वो सरकार ने करना है। और जहां तक क्लास 1 और क्लास 2 है उनकी सब्सिडी इमीडिएट विड्रॉ हो रही है, कुछ ने अपने आप सरेंडर कर दिया है, कुछ की जो है वो अभी होनी है। अब बात है आगे जो इंपॉर्टेंट है वो पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की। देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं अनिल खाची जी, वो आज ऊना जिला के दौरे पर थे। वैसे ये जिलों के दौरे इन्होंने अब शुरू कर दिए हैं क्योंकि इसी साल दिसंबर से ये चुनाव शुरू होने हैं, पंचायती राज के भी और शहरी निकायों के भी, जिन जिन में ड्यू है। तो इन चुनावों से पहले तैयारियां होती हैं और जो प्रश्न और जिज्ञासा होती है निर्वाचन अधिकारियों की उनको भी दूर किया जाता है। इन्होंने ऊना जिला में 2 चीजों को लेकर बड़ा फोकस किया है क्योंकि ये बैलेट पेपर पे चुनाव होते हैं और हार जीत का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए जनता की नजर रहती है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया है उसको फुल प्रूफ करना है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो संबंधित चुनाव प्रक्रिया के अधिकारी हैं उनको पूरी जानकारी देने के लिए एक पूरे प्रदेश का एक अभियान जो है वो चलाया जाएगा और उसमें पूरी जानकारी देने के लिए इस अभियान के दौरान जो जो चीज़ें होगी और वो सारी चीज़ें जो हैं वो उस टाइम बताई जाएंगी। खासकर मतदाता सूची तैयार करने को लेकर पूरी पारदर्शिता और सतर्कता बरतने को कहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, स्थानीय निकाय या पंचायती राज चुनाव की अलग होती है। तो ये 2 चीज़ें इसमें देखने की है। हालांकि अभी इन्होंने एक जो पूरे जिलों का, अलग अलग जिलों का दौरा करना है, उसके बाद ये चीज़ें आगे क्लियर होंगी कि किस किस तरह से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन जो आर्थिक जनगणना प्रदेश में आ रही है उसकी जानकारी होना आपको ज़रूरी है और ये जानकारी इसलिए क्योंकि अप्रैल से जो आर्थिक जनगणना लोग करेंगे उनकी ट्रेनिंग होगी और मई 2025 से दिसंबर 2025 तक आर्थिक जनगणना हिमाचल में होने वाली है।
इसका मकसद क्या है पहले आपको मैं वो बता दूं। जैसे आप किसी भी घर में अपनी कंजम्पशन के अलावा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में या कोई व्यक्ति गांव में अचार बनाता है और वो आस पड़ोस के गांव में बेचने के लिए उसको बनाता है। कोई व्यक्ति गांव में डेयरी फार्म चलाता है या पोल्ट्री फार्म चलाता है, चाहे वो छोटा ही है, या सिर्फ जो एग्स बेच के अपना गुजारा करता है या इसी तरह का कोई छोटा काम करता है, उसको भी उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसी तरह से फिर एक फिगर बनेगा पूरे स्टेट का कि हम जो छोटा कारोबार है उसमें कितने लोग किस तरह से इन्वॉल्व हैं और हिमाचल की अर्थव्यवस्था आपस में किस तरह से बुनी हुई है। इसके लिए आज जो विभिन्न जिलों में अलग अलग तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अप्रैल से ट्रेनिंग होनी है, इसीलिए अब देखिए इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा वर्कर एन्यूमरेटर होंगी, मतलब वो घर घर हर हाउस होल्ड में जाके ये मोबाइल ऐप के जरिए गणना होगी तो उसी में वहां दर्ज करेंगी। और जो पटवारी, पंचायत सचिव और पंचायत सहायक हैं वो सुपरवाइजर होंगे। तो आप देखिए कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपको पंचायतों में या आशा वर्कर या जो इनके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अपने दफ्तर के बजाय फील्ड में ज्यादा मिलेंगी और इसीलिए उनका काम भी जो आपसे रिलेटेड है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये काम क्योंकि जरूरी है इसीलिए ये होगा। इससे पहले छठी जो जनगणना है आर्थिक आधार पर ये 2012 में हुई थी, 7वीं 2017 में और 8वीं अब हो रही है 2025 में। लेकिन ये हिमाचल की असेसमेंट करने के लिए जरूरी है, इसीलिए इसको करने के लिए आगे काम उसी तरह से दिया गया है। अब बात करते हैं शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर में क्या किया। ये 50 जो बच्चे हैं जिनको विदेश दौरे पे सरकार ने भेजा हुआ है उनके साथ गए हैं और इस दौरे के दौरान आज सिंगापुर में शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर के प्रिंसिपल्स एकेडमी है उसके साथ MOU साइन किया है और इससे हिमाचल के शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण इजीली मिलेगा, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके आधार पर ही ये सारा दौरा और बाकी सारी चीजें चल रही हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की उपस्थिति में प्रिंसिपल्स एकेडमी के साथ ही समझौता हुआ और इससे हिमाचल के शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण मिलेगा और इस करार से हिमाचल पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इस साझेदारी से हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को अत्याधुनिक ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस में चल रही हैं आजकल, और जो प्रशिक्षण सामग्री है उसका भी शिक्षा के लिए हिमाचल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि अभी ये 18 फरवरी तक दौरे पे हैं, जब आएंगे तो उसके बाद बाकी सारी चीजें विस्तार से होंगी। लेकिन आज जो इन्होंने एग्रीमेंट एक किया है उसी एग्रीमेंट की बात इस बुलेटिन में मैंने आपको बताई। अब इसके बाद अगली बात है जो बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ है। देखिए बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ का हाल ये है कि पहले जो सांसद हैं हमीरपुर से डॉक्टर सिकंदर कुमार, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की दिल्ली में, और जब जो भी मुलाकात करता है अमित शाह से मुलाकात इतनी खास होती है कि सोशल मीडिया पर फोटो डाले बगैर किसी की मुलाकात पूरी नहीं होती। उसके बाद जो धर्मशाला से MLA हैं सुधीर शर्मा और हमीरपुर से MLA हैं आशीष शर्मा, जो अभी नए नए भाजपाई हैं, मतलब इससे पहले कांग्रेस में थे और आशीष शर्मा इंडिपेंडेंट थे, तो ये मिले और इन्होंने अपनी बात कही। जो चीज़ें थी अमित शाह ने यह भी पूछा कि पार्टी में कंफर्टेबल हैं या नहीं है, और जो चीज़ें चिट्टे से रिलेटेड हिमाचल में हो रही हैं उनकी जानकारी दी। सुधीर शर्मा ने जो उनको धमकी मिली थी एक हाल ही में, उसकी भी बात वहाँ कही। उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं वो भी अमित शाह से मिले और उसके बाद वो JP नड्डा से आज मिले। अब देखिए इन मुलाकातों के कई मतलब हैं। पहला मतलब तो यह है कि दिल्ली का चुनाव जीता है, लंबे अरसे के बाद जीता है, विपरीत परिस्थितियों में जीता है, तो एक तो बधाई का चलिए समझ आता है क्योंकि संसद का सत्र भी चल रहा था। लेकिन दूसरी जो बात हिमाचल के एंगल से महत्वपूर्ण है वो है नए भाजपा अध्यक्ष का चुनाव और नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति। दिल्ली चुनाव के बाद JP नड्डा का जो कद है वो नेचुरली ऐड हुआ है। हालांकि एक आदमी, हम दिल्ली के जो नतीजे हैं उसमें एक आदमी का जो क्रेडिट है उसको अभी भी भूल रहे हैं, और जो लोग भाजपा के संगठन को समझते हैं उनको पता है जो हिमाचल के संगठन मंत्री पहले पवन राणा जी थे वो अभी दिल्ली के संगठन मंत्री हैं। दिल्ली के जो संगठन मंत्री हैं सिद्धार्थन जी, उनको शिमला यहाँ हिमाचल भेजा गया था। और आज आप देखना कि जो वहाँ झुग्गी और झोंपड़ियों की बस्तियों के जो ग्रुप हैं वहाँ उन्होंने विस्तारक अलग से लगाए थे। हिमाचल में जब पवन राणा थे तो यहाँ जो पन्ना प्रमुख कंसेप्ट आया था नए सिरे से, और पन्ना प्रमुख फिर बीजेपी ने पूरे देश
के लिए कई राज्यों में लागू किया। और वहां पर भी दिल्ली चुनाव में जो नतीजा मिला है उसमें जो ये संगठन मंत्री के तौर पर पवन राणा गए, इनके काम करने के तौर तरीकों का भी असर है। लेकिन उस बात को एक तरफ रखते हुए जो बीजेपी नेताओं की दौड़ है वो है नए अध्यक्ष के चुनाव से रिलेटेड, क्योंकि सबको पता है कि प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन बनेगा, जो बनेगा उसकी अध्यक्षता में चुनाव होंगे विधानसभा के, और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो टिकट का एक अलग मैटर रहता ही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये दिल्ली के दौरे लग रहे हैं। जेपी नड्डा अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे कितनी देर रहेंगे, एक वो एक सवाल है। वैसे बड़ी जल्दी उनका भी चेंज वहां होने वाला है क्योंकि टर्म पूरा हो गया है। और हिमाचल में भी अभी का जो टर्म है वो डॉक्टर राजीव बिंदल का पूरा हो गया है। क्या इनको ही दोबारा मौका मिलेगा या भाजपा नया अध्यक्ष ट्राई करेगी? इसी सवाल का जवाब और इसी जो मन में संदेह भी होते हैं, मन में फीडबैक होता है, इससे रिलेटेड ये दौरे चल रहे हैं। अब बात करते हैं नौकरियों पर विक्रमादित्य सिंह के एक बड़े दावे की। आज जो राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में शिमला के मेयर भी इनके साथ थे। सचिवालय में प्रेस वार्ता हुई। मुख्य मुद्दा था रोजगार को लेकर भाजपा झूठ बोल रही है। अब भाजपा झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो अलग बात है, लेकिन रोजगार को लेकर बेरोजगार क्या बोल रहे हैं वो सरकार को जरूर सुनना चाहिए। फिलहाल जो विक्रमादित्य सिंह ने कहा, उन्होंने दो बड़े दावे किए। पहला दावा यह किया कि राज्य सरकार ने पिछले 2 साल में 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इनमें से सरकारी क्षेत्र में 12,500 और प्राइवेट क्षेत्र में जो अलग से फिगर दिया वो है 25,273 के आसपास का, मतलब 25,000 के आसपास का ही ये फिगर था। तो एक तो ये है। जहां तक सरकारी का है तो उन्होंने कहा कि हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में 3202 मतलब 3,202 पद भरे हैं, 8,000 और भरे जा रहे हैं। फिर कहा कि इसमें स्पेशल एजुकेटर भी हैं, इसमें टीजीटी हैं, शास्त्री हैं, जेबीटी हैं, प्री नर्सरी टीचर के 6200 भी हैं, हालांकि वो भी भर्ती होनी है, अभी हुए नहीं। हायर एजुकेशन में कहा कि 1797 पद भरे हैं, 1327 अभी और भरे जा रहे हैं, 769 जो हैं वो भरे जा रहे हैं कंप्यूटर टीचर्स में। फिर कहा कि पुलिस में 1088 भरे हैं, लेकिन अभी उसकी भर्ती चल रही है। वन मित्र 2061 भरे हैं, डीएमई जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है उसमें 909 भरे हैं, 200 कुछ अभी और भरे जा रहे हैं। वहां पे आउटसोर्स पे 530 भर दिए हैं, 942 की भर्तियां चल रही हैं। डब्ल्यूसीडी में 729 पद भरे हैं, 692 बिजली बोर्ड में भरे हैं, पशुपालन में 248 भरे हैं। ये फिगर दिया मंत्री ने, और ये फिगर था जो अभी तक की भर्तियां या तो हो गई हैं या प्रोसेस में है, इस तरह से जो फिगर उन्होंने रखा लोगों के सामने। फिर ये कहा कि जो एक और बात कही, अब इन शब्दों में आप जो अंतर है वो समझिए, कि जो वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए पोस्ट क्रिएशन पर भी सोचना पड़ता है, इसीलिए राज्य सरकार जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसको लेकर कदम उठा रही है। और हमने जितने मौके दिए हैं वो उतने मौके बीजेपी सरकार ने 5 साल में भी नहीं दिए, ये दूसरी बात साथ में कही। इसके साथ कुछ बात पीडब्ल्यूडी की और करुणामूलक भर्ती को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है, कैबिनेट सब कमेटी जल्दी इसके बारे में रिपोर्ट दे रही है, जो कैबिनेट सब कमेटी जल्दी इसको जल्दी करवाने की कोशिश करेंगी। तो ये मंत्री जी ने कहा। अब इनके दावों से राज्य के जो बेरोजगार, जो आजकल कल जिनकी सोलन में रैली थी, चंबा में भी कुछ गैदरिंग थी, इसी तरह से कुछ और जिलों में भी ये प्लान कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं वो अलग मैटर है। लेकिन जो नई भर्तियों को लेकर कब रिक्विजिशन निकलेगी उसका इंतजार भी सबको पता है। लेकिन जो मंत्री जी ने कहा वो दिव्य हिमाचल टीवी पर लाइव भी है, आप उस फिगर को भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको उसका फिगर अलग से बता भी दिया। अब बात करते हैं आउटसोर्स की 1400 भर्तियों को लेकर। ये वो भर्तियां हैं जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से हो रही हैं और इनको लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि नर्सिंग के लिए तो 1 हफ्ते के अंदर ज्वाइनिंग भी हो जानी थी, और अब ये मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, एनएचएम के जो बाकी हॉस्पिटल उनमें भी है, और करीब 1400 पदों को लेकर होगी, माइनस डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स के अलावा बड़े सारे मेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ की पद इसमें हैं, तो ये भर्तियां हो जाएंगी। प्री नर्सरी टीचर को लेकर अब इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 6000 से ज्यादा पद है प्री नर्सरी टीचर के, इसको लेकर कुछ क्वेरीज एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टरेट को भेजी है, वो क्वेरीज का रिप्लाई नहीं आया है। 18 तारीख तक डायरेक्टर एलिमेंट्री के बाहर हैं, एसपीडी भी विदेश में है, तो जब तक वो नहीं आता तब तक
की अगली प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए अभी आउटसोर्स एजेंसी को भी आगे ना तो सिलेक्ट किया है, ना ही उनको काम दिया है, तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है। अब बात करेंगे जो कितने पोस्ट कोड मांगे हैं और कैबिनेट में कौन सी भर्तियां एफआईआर वाली आने वाली है। देखिए, ये इसलिए हम आज बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कैबिनेट मेमो के बनने का और उसके कैबिनेट तक आने का। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये पर्सनल विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो भी ऑब्जेक्शन इसमें है उन ऑब्जेक्शंस को दूर करते हुए इसको कैबिनेट में लाया जाए ताकि हम कैबिनेट इसमें एक साथ डिसीजन कर सके। हालांकि कैबिनेट मेमो में ये बात भी रिकॉर्ड हो रही है कि इससे पहले जो स्थितियां हैं वो क्या हैं, कैबिनेट सब कमेटी ने क्या कर रखा है और जो ऑफिसर्स की जो कमेटी है उसने इनको रद्द करने की सिफारिश कर रखी है। इसके बावजूद जो मुख्यमंत्री ने उन ऑब्जेक्शंस को दूर करते हुए शनिवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले को लाने के निर्देश दिए हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, 100% हो गई। आप नोट कर लीजिए, जिनके भी एफआईआर में भर्तियां फंसी हैं कि उनका मामला कल कैबिनेट में जा रहा है। कल क्या डिसीजन होगा वो हम आपको कल बताएंगे और पहले उसको प्रीएम्प्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, तो वो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन जो मामले जा रहे हैं, देखिए मसला शुरू हुआ था ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 से, लेकिन कल जो कार्मिक विभाग के सूत्र कंफर्म कर रहे हैं, कल जो है ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 शिक्षा विभाग के हैं, पोस्ट कोड 962 क्लर्क सचिवालय प्रशासन का है, पोस्ट कोड 971 लाइनमैन बिजली बोर्ड का है, पोस्ट कोड 928 स्टेनोटाइपिस्ट, इसमें मल्टी डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर, ये मार्केटिंग बोर्ड का है, पोस्ट कोड 916 फायरमैन, ये अग्निशमन विभाग का है, और पोस्ट कोड 970 जूनियर इंजीनियर फॉरेस्ट का है। अब इसमें दो जो मामले हैं, जो 970 जूनियर इंजीनियर फॉरेस्ट, इन पोस्टों को फॉरेस्ट ने विड्रॉ कर लिया है क्योंकि उनका इंजीनियरिंग विंग खत्म हो गया है, तो इस पे क्या करना है ये भी सरकार ने तय करना है। दूसरा जो है मार्केट सुपरवाइजर, ये रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन इसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट होनी है क्योंकि इसमें उमा आजाद का एक बेटा नितिन आजाद मेरिट में आ गया था, उसका क्या करना है वो कैबिनेट ने तय करना है। और स्टेनोटाइपिस्ट में भी एक विवाद ये है कि इसमें पहले एफआईआर नहीं थी, जब ऑफिसर्स कमेटी बीच में थी, एफआईआर इसमें बाद में हुई है। तो इन पे डिसीजन जो होगा वो हम आपको कल बता पाएंगे, अभी डिसीजन के बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन ये मामले कैबिनेट में कल जा रहे हैं, एटलीस्ट वहां पहुंचे, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी जो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली थी, उसने पिछली बार इनको क्लियर कर दिया था कुछ शर्तों के साथ, और वहां अब सेक्रेटरी लॉ क्या बोलते हैं, पर्सनल वाले क्या बोलते हैं, और जो ऑफिसर्स कमेटी है उसके काउंटर में क्या चीजें रखी जाती हैं, वो फिर कैबिनेट में मैटर करेगा। अब बात करते हैं ट्रांसफर बैन की, और ट्रांसफर बैन के लिए खुलने से पहले जो पॉलिसी में हुए बदलाव की। देखिए, ट्रांसफर बैन अब लंबे समय से चल रहा है हिमाचल में, और इस बैन को खुलने में अभी टाइम लगेगा, मतलब अगला महीना या फिर अप्रैल 1 से। मेन चीज इसमें एक हर्डल ये है कि अगर विधानसभा का सत्र जो है कब से शुरू होता है, क्योंकि उससे आसपास ये ट्रांसफर का मामला या ट्रांसफर की चीजें खोलना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन ट्रांसफर बैन खुलने से पहले राज्य सरकार ने तबादला की जो नीति है हिमाचल की, उसमें एक संशोधन किया है, एक कॉलम 22A ऐड करके। और ये संशोधन क्यों किया गया है वो पहले, और इसका इंपैक्ट क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं। देखिए, हिमाचल कर्मचारियों के ट्रांसफर्स के मामले में 2013 में बनाई गई कंप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इन प्रिंसिपल्स में जो पैरा नंबर 22 दिया गया है, और उसमें यह है कि जो ट्रांसफर ऑर्डर किस तरह से इंप्लीमेंट होगा। अब जो पैरा नंबर 22 है उसमें 22A ऐड किया गया है, एक क्लॉज, और उस क्लॉज में यह शामिल किया गया है 22A में रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर। देखिए, हमारे पास जो ट्रांसफर पॉलिसी प्रेजेंटली है, उस ट्रांसफर पॉलिसी में ग्रीवेंसेस को सुनने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, और इसीलिए हो क्या रहा था कि कर्मचारी का अगर ट्रांसफर ऑर्डर अचानक हो जाता है, कोई किसी को उठा देता है या डीओ से ट्रांसफर हो जाता है और
और उसने उसका जो पीरियड है वो शॉर्ट स्टे है, या उसने ट्राइबल पहले कर रखा है और उसको दोबारा ट्राइबल भेज देते हैं, तो फिर वो कोर्ट जाता है और कोर्ट से या तो स्टे मिल जाता है, डीओ पे हो तो क्वैश हो जाता है, और अगर इन रूटीन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पे हो, तो फिर रिप्रेजेंटेशन को डील करने के लिए कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को चला जाता है। पहले कोर्ट वहां वापस बैक रेफर कर देता है, और वो बैक रेफर इसलिए करता है और कोर्ट भी, क्योंकि आपकी पॉलिसी में ही ये प्रोविजन नहीं है कि कर्मचारी अगर ट्रांसफर ऑर्डर से नाराज है तो वो रिप्रेजेंट कहां करे। तो इसीलिए ये 22A ऐड किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि द कंसर्न एम्प्लॉय विल हैव टू ज्वाइन एट द स्टेशन, उसमें पहले से व्यवस्था है, विच ही और शी इज ट्रांसफर्ड और पोस्टेड विद इन परमिसिबल ज्वाइनिंग टाइम इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर इशूड फर्स्ट, सो एज द गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट वर्क कंटिन्यू स्मूथली। पहले तो यह है कि ट्रांसफर ऑर्डर हुआ तो जिसका भी ट्रांसफर ऑर्डर हुआ वो सेटिंग करने के बजाय या उसको चेंज करवाने के लिए सचिवालय में घूमने के, शिमला चक्कर काटने के बजाय, पहले तो वो जो गिवन ज्वाइनिंग टाइम है उस ज्वाइनिंग टाइम पे वहां ज्वाइन कर ले जहां उसको ट्रांसफर किया है। फिर दूसरी व्यवस्था इसमें क्या है वो भी समझने वाली है। दूसरी व्यवस्था ये की गई है कि जब वो वंस ज्वाइन कर लेगा तो ज्वाइन करने के बाद, जब वो ज्वाइन कर लेगा तो ज्वाइन करने के बाद उसने क्या करना है कि to seek redressal of the grievances, the proper course for him or her is to address the authority who had issued the transfer order in the department in the form of representation containing points regarding development or facts having a bearing on his or her transfer। मतलब उसको एक रिप्रेजेंटेशन देना है उसी अधिकारी को जिसके साइन से उसका ट्रांसफर ऑर्डर है कि मैं इस वजह से इस ट्रांसफर से खुश नहीं हूं और मुझे मेरे इस तबादला आदेश को रद्द किया जाए। तो फिर उस रिप्रेजेंटेशन पर 30 दिन के भीतर कंपिटेंट अथॉरिटी को फैसला सुनाना है। अगर 30 दिन में वो ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द कर देते हैं तो वो कर्मचारी ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा पिछली पोजीशन पे जहां से उसको ट्रांसफर किया है, और वो पोस्ट अगली वाली खाली हो जाएगी, पिछली वाली में वो चला जाएगा। अगर पिछली वाली पे कोई आया हो तो उससे पिछली वाली पे चला जाएगा, लेकिन 30 दिन के भीतर ये मैकेनिज्म रहेगा। अगर 30 दिन के भीतर के मैकेनिज्म पर भी वो खुश नहीं है तो उसके बाद वो कोर्ट जा सकता है, वो उसकी चॉइस है। तो ये जो व्यवस्था की गई है ये पहली बार की गई है, और ये व्यवस्था पहली बार इसलिए भी है कि सरकार ने ट्रांसफर का बैन हटाना है। तो अब इसमें डबल चीजें पड़ रही थी, पहले कर्मचारी सीधा कोर्ट जा रहा था, फिर केस रेफर हो रहा था सरकार को, और रेफर होने के बाद फिर सरकार को रिप्रेजेंटेशन डील करने के लिए आ रहे थे, तो ये चैनल डबल हो जा रहा था। अब ये सिंगल चैनल होगा और सिंगल चैनल से ही इसकी जो सुनवाई होगी और कोर्ट में इससे केसेस कम जाएंगे। मान लीजिए आधे जो 50% केसेस हैं वो रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व हो जाएं तो कोर्ट फिर 50% जो बाकी बचे वही जाएंगे। अदरवाइज 100% कोर्ट जा रहे हैं, फिर उसमें से 50% एड्रेस हो जा रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने ये व्यवस्था बदली है ताकि ट्रांसफर बैन खुलने से पहले एक मैकेनिज्म कर्मचारियों को दिया जा सके, ताकि वो जो हैं अपना जो जिसको बोलते हैं कि जो रिड्रेसल है अपना, वो भी अपने हिसाब से करवा सकें, और उसी रिड्रेसल के हिसाब से जो कोर्ट जाने से भी एटलीस्ट कर्मचारी बच जाए। अब अगली बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वो है जो अभी हमारे सामने है, वो आपके जो ये हैं जिसको बोलते हैं क्वेरीज हैं। हम वैसे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें, कोई और तरीका नहीं, एटलीस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी टीम इन्हीं को देख के फिर इनका जो रिप्लाई है वो आपको उपलब्ध करवाती है। करुणामूलक को लेकर देखिए, ये अक्षय कुमार कह रहे हैं, अक्षय ठाकुर कह रहे हैं, लेकिन करुणामूलक की मैंने आपको बताई दी, अभी तक कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह से चीज़ें उसमें नहीं चल रही, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी के पास है, कल की कैबिनेट में तो एटलीस्ट नहीं है। एक बात जो एस शर्मा है, कोई ये यूपीएस लागू करने की डिमांड कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं प्रेजेंटली जो यूपीएस की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि
जिनको ओपीएस मिल गई है वो तो उसमें किसी भी छेड़छाड़ के विरोध में है। जेओए लाइब्रेरियन रविंद्र धरैक कह रहे हैं लेकिन ये पोस्ट जल्दी भरी जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा संभावना है नहीं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी स्लो प्रोसेस चल रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। अभी हमारे साथ चंबा में हमने एक इवेंट किया, शिक्षा सचिव राकेश कंवर जी हमारे साथ थे, और चंबा जब शिमला से जाना हो तो फिर ज्योग्राफी कितना दूर है, ज्योग्राफिकली कि फिर आपको बाई रोड सफ़र उस तरह से करना पड़ता है। तो रास्ते में 2-3 स्कूल जो हैं विजिट किए शिक्षा सचिव ने, और शिक्षा सचिव का एक इंटरेस्ट रहता है कि लाइब्रेरी कितनी एक्टिव है स्कूल की। तो हम जितने स्कूलों में गए वहाँ लाइब्रेरी पर ऑलमोस्ट ताले जैसी स्थिति मिली, या तो मेन डोर पे ताला था या फिर लाइब्रेरी खुली थी लेकिन अंदर अलमारियों बुक्स में ताला था। तो एक बात बड़ी समझ आती है और ये सरकारी सिस्टम में भी घर कर रही है कि लाइब्रेरी को चलाने के लिए सबसे पहले तो ताले वाले लाइब्रेरियन नहीं चाहिए। तो अब जो भर्तियां हैं वो डिले क्यों हो रही है ये अलग मैटर है, लेकिन फिलहाल क्योंकि जेओए लाइब्रेरियन के पोस्ट कैबिनेट ने क्रिएट की हुई है, लेकिन उनको भरने को लेकर अभी तक कोई हलचल नहीं है। एचआरटीसी पे अनोमली की बात ये ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, ये बड़े पुराना मैटर भी इसमें था और उसी तरह से इस अनोमली को लेकर बात भी हो रही थी, लेकिन अनोमलीज अभी बजट से पहले कोई पॉसिबल है नहीं। इसके बाद देखिए ये अरुण शर्मा हैं, ये कह रहे हैं कि जो डीए और एरियर का क्या हुआ। देखिए जी, डीए और एरियर तो ना तो सरकार की अभी कैपेसिटी है ना सरकार की जो प्रोसेस चल रहा है उसमें है। डीए और एरियर प्रदेश में सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, वो आप दूसरी जगह देखो, क्योंकि बाकी कोई नहीं दे रहा है। एक पोर्टल पर ही डीए एरियर मिलता है, आप वहीं ट्राई करें। बाकी सरकार की तो अभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इधर जो लास्ट क्वार्टर है इसमें जो आपको पता है लोन की लिमिट, सरकार की लिमिट बहुत कम हो गई है, और उस लिमिट के कम होने के बाद बहुत सारी चीज़ें अभी इस नए बजट के आने तक तो पहले हमें सिर्फ और सिर्फ बजट पर अभी फोकस करना होगा। आउटसोर्स एनएचएम रिजल्ट की बात डॉक्टर भारद्वाज कह रहे हैं, सुनील भारद्वाज, लेकिन ये तो जल्दी होने ही वाला है। भर्तियां मतलब जो प्रोसेस जिन एजेंसियों ने कंप्लीट कर लिया था वो जल्दी इसमें हो जाएगा। सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं सीनियरिटी फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसमें तो सर देखिए मामला अभी लंबा जाएगा अब, क्योंकि ये दोबारा से आपको जो लोग कोर्ट में जीते हैं उनको अब राज्य सरकार डिफेंस लेगी। इसमें कर्मचारी सेवा शर्तें विधेयक जो बिल बन गया है, एक्ट बन गया है अब, और उस एक्ट को अब दोबारा से कोर्ट में स्क्रूटनी में लेना पड़ेगा। फिर वो लीगल स्क्रूटनी में क्या होता है उसका, वो फिर उस तरह से चीजें होंगी। रेगुलराइजेशन एनके ठाकुर कह रहे हैं रेगुलराइजेशन की प्रोसेस सेम वही है, 2 साल का और 1 बार का ऑप्शन है, तो 31 मार्च पहले होने दीजिए, उसके बाद रेगुलराइजेशन के मैटर वाला काम करेंगे एक साथ और फिर उसको होगा। टीचर ट्रांसफर 31 मार्च से पहले होनी चाहिए, ये प्रीतम ठाकुर कह रहे हैं। ठीक है, आपकी डिमांड उसमें होगी, लेकिन डिपार्टमेंट अभी क्या कर रहा है वो इंतजार करना पड़ेगा। पुष्पेंद्र ठाकुर कह रहे हैं ग्रेड पे केस जीत चुके हैं, उनका क्या होगा। जीते लोग बहुत हैं, पेंशन वाले हैं, जो सीनियरिटी वाले हैं, इंक्रीमेंट वाले हैं, ग्रेड पे वाले भी हैं, ये बात सही है, लेकिन अभी तक जो है इसमें कुछ भी कहना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि राज्य सरकार अभी तक इसको लागू करने की स्थिति में दिख नहीं। नरेश चौहान फिर से डीए एरियर की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने फिर से आपको बताया कि अभी ये मामला जो है सरकार बजट के बाद टेकअप कर सकती है, बजट से पहले, नए बजट से पहले इस मामले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो इस मामले को सोशल मीडिया पर बार बार उठाते हैं खबरों के माध्यम से, आप उनको ज़रूर इसमें पूछ सकते हैं। हमारा तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि अभी जो स्थिति है और जो ट्रेजरी का सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक फ़िलहाल हमें ये फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही काटना है। तो ये अभी तक की प्रमुख जो मामले हैं वो हैं। बाकी जो आप लोगों के पास अगर कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, ताकि हम आपको रिप्लाई दे सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।